प्रिय विद्यार्थियों, इस पत्र के अंतर्गत हम हमारे इस शरीर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित अनेक प्रकार की हम चर्चा करते आ रहे हैं। और आपको याद होगा, जो हमारी पिछली क्लास थी, उस क्लास में हमने इस शरीर के बारे में जाना था। शरीर का जो संरचनात्मक संगठन है उसके बारे में हमने जाना था कि किस प्रकार से यह पूरा का पूरा हमारा जो शरीर है, एक सबसे छोटी जो उसकी इकाई है उस सेल से बना हुआ है, और उस सेल से फिर किस प्रकार से ऊतकों का, अंगों का, तंत्रों का निर्माण हुआ था। अलग अलग उन तंत्रों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी कि शरीर के अंदर अनेक तंत्र हैं और वो तंत्र अपना अपना कार्य करते हैं। तो ये तो बात शरीर के उस लेवल की हो गई है कि शरीर के अंदर तंत्र है और हम कोशिका तक की बात कर रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो कोशिकाएं काम कर रही है, जो अंग काम कर रहे हैं, जो तंत्र काम कर रहे हैं, उस कोशिका लेवल से भी पहले एक और लेवल की हम बात करते हैं जिसको हम रासायनिक स्तर कहते हैं। यानी कि हमारा शरीर रासायनिक स्तर पर काम करता है। शरीर की हर एक कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के रसायन पाए जाते हैं और हम सभी जानते हैं उन रसायनों को। हमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, या हम यूं कहें एंजाइम है, हार्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, आदि उनके नाम है और वो अपना अपना काम करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि कोशिका का जो कोई भी कार्य हो रहा है वो केमिकल लेवल के ऊपर हो रहा है। इसलिए शरीर के रासायनिक संगठन को जानना बहुत ही जरूरी है। और इस रासायनिक संगठन के अंतर्गत हम यह भी जानेंगे कि इस शरीर के लिए ऐसे कौन कौन से रसायन या पोषक तत्व उनकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा हमारी कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के केमिकल्स बनते हैं और हमारा जीवन चलता है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम उसी रासायनिक स्वरूप को जानेंगे कि क्या है हमारे इस शरीर के अंदर रासायनिक स्वरूप, और साथ ही जानेंगे वर्धन वार्धक्य को और आदि, व्याधि एवं उपाधि, जो ये तीन प्रकार की बीमारियां होती है उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं शरीर के रासायनिक संगठक की। यदि इस रासायनिक संगठक की हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे इस शरीर के लिए जरूरी है, जिसको हम कहते हैं जल ही जीवन है। इस जल के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता और आगे के जितने भी हम कंपोनेंट्स या जिन रासायनिक तत्वों की हम बात करेंगे उनके लिए भी, उनके बनने के लिए भी, उनकी रासायनिक क्रियाओं के लिए भी इस जल की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर यदि देखा जाए तो 65 से 70% तक जल की मात्रा है। बिना जल के कोई भी जीव क्यों ना हो, वह अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए जल का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी जो बात आती है अकार्बनिक लवण। यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो दो प्रकार के हमारे सामने पदार्थ सामने आते हैं,
यौगिक सामने आते हैं। एक तो होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स या इस प्रकार के जितने भी जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका भी हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए कैल्शियम है, पोटेशियम, फास्फोरस, कॉपर, आयरन, ये सारे के सारे अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इनका भी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर अम्ल और प्रत्यम्ल का संतुलन बनाए रखते हैं। ये रक्त के जमाव में सहायक होते हैं, कहीं पर भी कट जाती है और हमारा रक्त का थक्का बन जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक है। हम सभी जानते हैं हमारा जो ब्लड होता है, जो आरबीसी होती है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर मूल रूप से जो तत्व पाया जाता है वो आयरन होता है, जो एक अकार्बनिक है। इसी प्रकार तंत्रिका की जो विद्युत चालकता है, जो बहुत ही जरूरी है सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, उसके लिए हमारा यही अकार्बनिक जो तत्व होते हैं वो काम में आते हैं। यदि हम हड्डियों की बात करें तो हड्डियों के अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होता है, यह भी अकार्बनिक है, वह भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक बोलते हैं, वह भी इसी प्रकार का एक अकार्बनिक लवण है। तो इनका भी हमारे शरीर में या शरीर की विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को संपादित करने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमें ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक तत्वों या पदार्थों के अंदर रख सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है शुगर, चीनी। हम सभी जानते हैं प्रतिदिन किसी न किसी रूप में, चाहे हम मीठा खाते हैं, चाहे हम चाय पीते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला होता है। क्योंकि जितने भी हम यदि अकार्बनिक, प्रोटीन, वसा किसी की भी यदि हम बात करें तो शरीर के अंदर सबसे जल्दी जो पचने वाला है, जो सबसे इजी वे में पचने वाला है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए जो लोग मेहनत, मजदूरी या मजदूर जो लोग होते हैं करते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट की बराबर मात्रा उनको मिलती रहनी चाहिए और उनके लिए बहुत ही जरूरी भी है। इसी प्रकार प्रोटीन की हम बात करते हैं। प्रोटीन के अंदर मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है और हम सभी जानते हैं कि खाने के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन जाता है, दालों के अंदर प्रोटीन होता है। इतना ही नहीं, साइंस कहते हैं कि हमारा शरीर अनेक प्रकार के अंदर दूसरे असंख्य नए प्रोटीन्स का भी निर्माण करता है। क्योंकि जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो टूट फूट होती है उसको वो ठीक करता है। इसलिए प्रोटीन का होना भी बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि जो हमारी सेल है, सेल के अंदर जो केंद्रक है जिसके अंदर डीएनए होता है, या हम कहें कि सेल के अंदर जो हमारे आरएनए होता है, इनके अंदर मुख्य रूप से यही प्रोटीन की संरचना पाई जाती है। बिना प्रोटीन के हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है। शरीर की जो टूट फूट और होती है उसको शरीर फिर रिकवर नहीं कर पाता है और अनेक प्रकार की बीमारियां भी शरीर के अंतर्गत हो जाती है। इसलिए शरीर के अंदर बराबर प्रोटीन पहुंचना चाहिए। वसा, जिसको हम फैट कहते हैं, जितनी भी तेलीय, ये जो चिकने जो पदार्थ होते हैं, जैसे घी है, तेल है, इन सब के अंदर वसा पाई जाती है। तो हमारे उस शरीर के लिए वसा का भी होना बहुत जरूरी होता है। और जो वसा होती है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा उसमें काफी ज्यादा मात्रा में
ऊर्जा होती है। इसलिए जो फैट होती है उसको शरीर को पचाने में भी समय लगता है, लेकिन एक बार जब वह फैट पच जाती है तो शरीर को काफी मात्रा में ऊर्जा भी प्रदान करती है। केंद्रक अम्ल, कोशिकाओं में ये केंद्रक अम्ल पाए जाते हैं। ये भी विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं होती है, विभिन्न प्रकार के बनने वाले जो रसायन होते हैं, बहुत ही उसमें इनकी अहम भूमिका होती है। और मुख्य रूप से जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, वहां पर ये केंद्रक अम्ल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जल है, कार्बनिक लवण है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, केंद्रक अम्ल है, ये सारे के सारे मिलकर के विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण करते हैं, जिसे विभिन्न प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, उनका निर्माण होता है। और उनके चलते यदि वो ठीक ढंग से उनका निर्माण होता है तब हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। यदि उनमें कमी आती है तो विभिन्न प्रकार की शरीर के अंदर बीमारियां भी हो जाती है। बात आती है वर्धन और वार्धक्य की। हो सकता है कि आप लोगों के लिए यह एक नई चीज हो, लेकिन जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं, एक जो डायग्राम डाला गया है, एक छोटे बच्चे से लगा करके और एक बूढ़ी औरत तक, ये क्या बता रहा है? ये वर्धन और वार्धक्य बता रहा है। यानी कि हमारे शरीर का जो निर्माण है, हमारा जो विकास है, वह एक कोशिका से शुरू होता है और उस कोशिका के विभाजन से फिर 1 से 2 से 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से विभाजन होता है और एक माता के गर्भ में बड़ी तेजी के साथ हम ग्रोथ करते हैं, हमारा विकास होता है, हमारे शरीर का विकास होता है और धीरे धीरे उस शरीर के विकास के साथ में शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों का और तंत्रों का भी निर्माण होता है। और यह भी बताया गया कि जो मानव भ्रूण होता है वो बड़ी तेजी के साथ में ग्रोथ करता है और कुछ ही दिनों में वह लगभग 10 खरब गुनी वृद्धि कर लेता है। और हम सभी जानते भी हैं इस चीज को कि जो एक छोटा बच्चा होता है वो हमारी अपेक्षा बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ करता है। इसी प्रकार से यदि एक बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वह और तेजी के साथ में ग्रोथ करता है। और जो ये ग्रोथ है, जो ये ग्रोथ चलती है, इसी को हम वर्धन बोलते हैं, इस ग्रोथ को। और ये ग्रोथ कब तक होती है? हम सभी जानते हैं कि जो एक छोटा सा बच्चा होता है उसकी जो शैशव अवस्था होती है, बड़ी तेजी के साथ में उसका शरीर विकास करता है। उसके बाद में उसकी किशोर अवस्था आती है, जिसको हम 13 से 14 साल तक की अवस्था को कहते हैं। शरीर के अंदर कई सारे चेंजेस भी उसके होते हैं। और उसके बाद में आता है युवा अवस्था। तो युवा अवस्था से ठीक पहले जो किशोर अवस्था होती है, उसके दौरान शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है, एंजाइम है, अनेक प्रकार के जो चेंजेस होते हैं, एक बच्चा अपने शरीर के अंदर उन चेंज को महसूस भी करता है। और जब युवा अवस्था के अंदर आ जाता है तब वह पूरी ग्रोथ कर चुका होता है। उसकी जितनी लंबाई बढ़नी होती है उतनी लंबाई उसकी बढ़ चुकी होती है। और उसके बाद उसकी लंबाई में उतनी वृद्धि नहीं होती है, हां उसका जो वजन है उसमें वृद्धि हो सकती है और वृद्धि होती भी है। वहां पर फिर यह डिपेंड करता है कि कौन किस प्रकार का खान पान लेता है। हो सकता है कि इस प्रकार का खान पान लेता है और उसके शरीर में चर्बी बढ़ती है तो उसके कारण से उसका वजन बढ़ सकता है, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ती। हम सभी जानते हैं कि एक एज तक हम लंबे होते हैं, यदि लंबाई बढ़ती रहेगी तो उसका क्या एंड होगा। लेकिन युवा अवस्था तक हमारी यह ग्रोथ बड़ी तेजी के साथ में होती है। और वृद्धि और विकास की इसी प्रक्रिया को वर्धन कहा गया है। युवा अवस्था के बाद में
जो वर्धन की स्थिति है वह उतनी नहीं होती है, और नहीं ह्रास की स्थिति उतनी होती है। ह्रास की स्थिति को वर्धक्य कहा गया है। यानी कि उस समय हमारे शरीर के अंदर बनने वाली जो कोशिकाएं हैं उनकी मात्रा न तो ज्यादा होती है न कम होती है। यहां पर हम वर्धन को यूं भी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बड़ी तेजी के साथ में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए शरीर ग्रोथ करता है। लेकिन युवावस्था के बाद में लगभग कोशिकाओं का बनना और कोशिकाओं का मरना एक सिमिलर चलता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब व्यक्ति के शरीर के अंदर उतनी ग्रोथ नहीं होती है, जबकि जो सेल्स होती है या कोशिकाएं होती है वो डेड ज्यादा होती है। हम उसको कह सकते हैं कि अब हम उत्तरार्ध में आ गए हैं। ये डिपेंड करता है हमारी जीवन शैली के ऊपर। किसी का ये जो ह्रास की जो ये प्रक्रिया है ये काफी उम्र के बाद में शुरू होती है, तो कईयों के पहले भी शुरू होती है। लेकिन ये निश्चित है कि ह्रास शुरू जरूर होगा। और जो वैज्ञानिक है वो यहां तक कहते हैं कि जो ये ह्रास है यह तो जिस दिन सबसे पहले हमें माता के गर्भ में होते हैं उसी दिन से शुरू हो जाता है, वह किसी न किसी रूप में। और जब हम गर्भ से बाहर आ जाते हैं तब ये बड़ी तेजी के साथ में शुरू हो जाता है। तो ह्रास तो जरूर होगा, लेकिन ह्रास की जो स्थिति है वह कम ज्यादा होती है। बचपन में वो कम होती है, लेकिन जब हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं तब वह स्थिति और ज्यादा हो जाती है, वार्धक्य की स्थिति। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब हमारी सभी प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वह काम करना बंद कर देती है। जब वो काम करना बंद कर देती है तो उसी को हम बोलते हैं मृत्यु। और हमारे शरीर के अंदर जो ये वर्धन और वार्धक्य जो ये चलता है इसका एक बड़ा सिस्टम है, और ये सिस्टमेटिक ढंग से होता है। हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और उसके आधार पर समय के साथ में ये सब कुछ घटित होता है। उसके अंदर हमारा ब्रेन और बनने वाले जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है उसके बीच में तालमेल होता है। उस तालमेल के चलते हुए हम बचपन से बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं। आदि, व्याधि एवं उपाधि, यानी कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की बीमारियां होती है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। यही वो आदि, व्याधि एवं उपाधि की यहां पर हम बात कर रहे हैं। जो व्याधि है, व्याधि अर्थात हमारी शरीर की बीमारी, और यदि हमें आदि की बात करें अर्थात हमारी मानसिक बीमारी, और बात आती है उपाधि की तो हमारी भावनात्मक बीमारी। आदि यानी कि ये बीमारियां क्यों होती है, यदि हम थोड़ी सी इसकी चर्चा करें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बीमारियों की। शारीरिक बीमारी अर्थात शरीर के जितने भी अंग और तंत्र है वो अपने ढंग से काम करते हैं। यदि उनमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आता है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आती है, तब हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। उसको हम शारीरिक बीमारी कहते हैं। और शारीरिक बीमारी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं जो आगे हम चर्चा करते जाएंगे। इसी प्रकार मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी के पीछे जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है हमारा असीमित चिंतन। यानी कि हम हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स देते ही नहीं है, बहुत ज्यादा हम सोचते हैं। इतना सोचते हैं कि इस बेचारे ब्रेन को कभी रिलैक्स मिल ही नहीं पाता है, और जब इसको रिलैक्स नहीं मिल पाता है तब शुरुआत होती है मानसिक बीमारियों की। ठीक इसी प्रकार से भावनात्मक बीमारियां भावों से संबंधित है। भाव यानी जिसको केवल महसूस किया जाता है। यहां पर बात फील करने वाली है, जैसे दुख,
दर्द, चिंता, ये सारी सारी क्या है? ये हमारी भावनाएं हैं। जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है तब भावनात्मक स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। यह हम यूं भी कह सकते हैं कि भावना का वह स्तर है, यदि वहां पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम शुरू होती है तो मन प्रभावित होता है, और जब मन प्रभावित होता है तो तब हमारा शरीर प्रभावित होता है। इसलिए इन तीनों प्रकार की बीमारियों में सबसे खतरनाक जो मानी गई है, जो हमें प्रभावित करती है, वो वास्तव में उपाधि यानी कि भावनात्मक बीमारियां हैं, जो मन को प्रभावित करती है और फिर वो धीरे धीरे किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के ऊपर उतरती है। और हम सभी जानते हैं कि आजकल होने वाली जो बीमारियां हैं, क्योंकि शारीरिक बीमारियों में तो कारण बनते हैं रोगाणु, कीटाणु, वायरस, लेकिन आज जो बीमारियां हो रही है उनमें वायरस रोगाणु वाली है, लेकिन उससे भी खतरनाक बिना रोगाणु वाली भी हो रही है, बिना वायरस वाली भी हो रही है, जैसे हार्ट की बीमारी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारा मानसिक या भावनात्मक कारण है। कोई रोगाणु नहीं है, कोई उसके अंदर किसी भी प्रकार का कीटाणु नहीं है, लेकिन फिर भी वो हो जाती है। अस्थमा की बीमारी को ले लीजिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी को ले लीजिए, मधुमेह की बीमारी को ले लीजिए, इनमें कौन सा कीटाणु होता है? उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु नहीं होता है, फिर भी ये बीमारियां होती है। तो इनकी यदि हम चर्चा करें, आदि बड़पन की भावना, आक्रमण व शोषण की भावना, प्रतिशोध की भावना, ईर्ष्या की भावना आदि की प्रेक्षा चिकित्सा। चिकित्सा से पहले यह जाने कि जो आदि यानी इस प्रकार की जो बीमारियां होती है उनके पीछे जो कारण है, या इस प्रकार के लोगों में जो सिम्टम्स पाए जाते हैं, यदि इस प्रकार की बीमारी होती है तो लोगों के अंदर बड़पन की भावना आ जाती है, अहंकार, अहम, आक्रमण में शोषण की भावना प्रबल हो जाती है उनके अंदर, उनके विचार संतुलित नहीं रहते हैं, प्रतिशोध की प्रबल भावना उनके अंदर बनी रहती है, ठीक ढंग से वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, ईर्ष्या की भावना बराबर बनी रहती है। लेकिन हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, और प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत अनेक प्रकार के ध्यान के भी प्रयोग है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, योगिक क्रियाएं भी है, जो हमारे उस मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है। हमारे अंदर बैठी हुई जो पुरानी आदतें हैं, जो नकारात्मक चिंतन है, उसको हम दूर कर सकते हैं अनुप्रेक्षा और भावना के द्वारा। उस हमारी नकारात्मक शैली को हम हमारे से दूर कर सकते हैं और अच्छी भावना को हम पैदा कर सकते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है कि जो हमारा दिमाग है, इसके अंदर यदि नेगेटिविटी इन तो नेगेटिविटी आउट, और पॉजिटिविटी इन तो पॉजिटिविटी आउट, यानी कि जैसा इसके अंदर डालोगे वैसा ही बाहर निकलेगा। तो ध्यान और योग के प्रयोगों के द्वारा जैसी पॉजिटिविटी हम इसके अंदर डालेंगे वैसी वो बाहर निकलेगी, अंदर की नेगेटिविटी को वो खत्म कर देगी। व्याधि, व्याधि यानी कि शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो हमारी बीमारियां हैं, और हम जानते हैं कि शरीर के अंदर किन किन कारणों से बीमारियां होती है। बहुत सारे उसमें कारण है, जैसे बैक्टीरिया जनित होने वाली बीमारियां, कोई न कोई ऐसा रोगाणु और कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके कारण से बीमारी फैल जाती है। अभी हम देख ही रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि इबोला नामक जो वायरस है अफ्रीका के देशों के अंदर फैल रहा है, और पता नहीं कितने लोगों की उसके द्वारा जान जा चुकी है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के दूसरे बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, जिनके द्वारा हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। वायरस जनित वायरस फैलते हैं, फफूंद जनित जो फफूंद होती है, कई बार हम हमारे घर के अंदर भी जो खाना होता है पड़ा रह जाता है, वो दूषित हो जाता है, उनके ऊपर फफूंद आ जाती है, उसके कारण से भी बीमारियां फैलती है।
इसी प्रकार प्रोटोजोआ जनित होती है, हेलमिथेंस जनित होती है, और बाहरी आघात। यानी कि ये सारी की सारी चीजें हमारे ऐसे जीवाणु या रोगाणु या कीटाणु है जो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जब वो प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, तब ये जो जीवाणु होते हैं ये हमारे शरीर के ऊपर किसी न किसी अंग या तंत्र के ऊपर एक तरह से अधिकार जमा लेते हैं, और हमारा शरीर या वह पर्टिकुलर हमारा जो ऑर्गन या तंत्र होता है वह बीमारी की चपेट में आ जाता है, और हम कहते हैं कि हम बीमार हो गए हैं। या फिर जो बाहरी आघात है जिसमें चोट और हमें जो लग जाती है, उसके कारण से भी कभी कभार हम बीमार भी पड़ जाते हैं, हमें आघात भी लगता है, और उसके कारण से घाव भी हो जाते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और वह बड़ा रूप भी ले सकता है, जिसके कारण से भी शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। जीवन विज्ञान द्वारा प्रबंध प्रविधि किस प्रकार से हमें जो हमारी जो भावनात्मक बीमारियां हैं उनका हम प्रबंधन कर सकते हैं, और उनके प्रबंधन के लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके अंतर्गत हमारी अनुप्रेक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अनेक प्रकार की अनुप्रेक्षाएं हैं। आहार द्वारा उपाधि की चिकित्सा की जा सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए हम हमारे आहार को चेंज करके भी जो भावनात्मक बीमारियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। योगासन, प्राणायाम एवं शुद्धि क्रियाओं के द्वारा, इनके द्वारा भी जो छोटे छोटे प्रयोग है उनका यदि दिन प्रतिदिन या नित्य उनका प्रयोग किया जाए तो बहुत अधिक उसका प्रभाव पड़ता है। आदि व्याधि एवं उपाधि को दूर करने के सूत्र, क्या क्या इसके सूत्र हो सकते हैं? बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो हम हमारा जीवन जी रहे हैं, और जो कुछ हम आसपास में देख रहे हैं, और जो हम व्यवहार कर रहे हैं, जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हमें चेंज लाना है। यदि वो चेंज ला सकते हैं तो निश्चित रूप से इन तीनों प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं। जैसे आदर्श या इष्ट का चुनाव। आदर्श कोई महापुरुष हो सकता है आपका, विवेकानंद है, दयानंद है, महात्मा गांधी है, भगवान महावीर, बुद्ध, कोई भी हो सकता है। ये आपके आदर्श हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं। आप किसी देवी देवता को पूजते हैं, उनका आप चुनाव कीजिए। उससे क्या होता है कि मन को शांति मिलती है, मन के अंदर प्रसन्नता के भाव पैदा होते हैं, जिससे मन को, आत्मा को सुकून मिलता है। उससे भावनात्मक या मानसिक जैसी जो बीमारियां हैं या जो नकारात्मक चिंतन है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर पैदा नहीं होंगे। पूर्ण विश्राम जरूरी होता है। ये नहीं कि केवल हम पैसों के पीछे, धन के पीछे भाग रहे हैं, 24 घंटे हम काम में लगे हुए हैं। अपने इस शरीर को, अपने इस मन को विश्राम दीजिए, क्योंकि विश्राम देने से शरीर और जो मन होता है वो रिचार्ज होता है, और पुनः काम करने के लिए वो तैयार होता है। क्योंकि अधिक काम करने से व्यक्ति क्रोधी और चिड़चिड़ा हो जाता है। सुलझा हुआ मन, देखा जाए तो यदि पूर्ण विश्राम और आदर्श या इष्ट की हम बात करें, और यदि हमारे अंदर सकारात्मक चिंतन पैदा होता है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे मन की जो उलझने हैं वो सुलझती जाएगी। या हम ऐसे काम को करें ही नहीं, उस रास्ते पर जाए ही नहीं जहां उलझने पैदा होती है। मन को एकाग्र बनाए रखें, इधर उधर भटकने न दें। जितना मन चंचल रहेगा, भटकेगा, उतनी ही ये समस्याएं पैदा होगी। मन को हमेशा जागृत रखो, यानी जागरूक रहो, हर कार्य के प्रति जागरूक रहो, वर्तमान में जियो। यदि इन सभी का हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों,
इस पाठ के द्वारा हमने इन बहुत सारी चीजों को जाना है। उसके बाद में शिथिलीकरण की भी बात आती है, एक तरह से वो पूर्ण विश्राम ही है। लेकिन हम यदि योग और ध्यान की बात करें तो हमारे पास में एक बहुत अच्छा साधन है जिसको हम कहते हैं कायोत्सर्ग। यह उस विश्राम से भी ज्यादा असरकारक है। यह हमारी मांसपेशियों को, हमारी तंत्रिकाओं को पूर्ण विश्राम देता है। तो शिथिलीकरण बहुत जरूरी है। शक्ति के अपव्यय से बचना चाहिए। यह नहीं कि अपनी शक्ति का हम दुरुपयोग करें। प्राण धारा को निश्चित दिशा में बहाना, यानी हमारा एक टारगेट, एक लक्ष्य होना चाहिए। कारण के मूल को पकड़ें। यह नहीं कि लोगों की बातों में आ रहे हैं, फालतू की उलझनों में फंस रहे हैं। यदि कोई समस्या है तो वह कहां से शुरू हो रही है, उसकी जड़ तक जाएं और समाधिपूर्ण, एक शांतिपूर्ण, समता के जीवन को हमें जीना चाहिए। तो इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में अपना करके अपने आप को सुखी रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस पाठ के द्वारा आपने बहुत कुछ जाना। आपका यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।